गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास में हम बात कर रहे हैं भारतीय पुनर्जागरण की, जो 19वीं सदी में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस का जन्म हुआ और जो ऊपर आती हैं, तो उनकी बात की हमने। पिछले लेक्चर में राजा राम मोहन रॉय की बात की थी, ब्रह्म समाज की बात की थी। आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक आर्य समाज। आर्य समाज की बात करेंगे हम, और आर्य समाज की फाउंडेशन किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से इसकी स्थापना होती है, कहाँ होती है और किस प्रकार से ये फैलता है और क्या नियम है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थी, इस टॉपिक से भी जो आपके क्वेश्चंस हैं वो बहुत आ जाते हैं जनरल स्टडीज के पेपरों में, यूपीएससी में और बाकी एग्जाम्स में भी आते हैं, और ग्रेजुएशन के स्तर पर भी जो ये टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आर्य समाज, जैसा कि मैंने लिखा कि इट वॉज फाउंडेड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती। जो आर्य समाज ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा होती है। स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनका की मूल नाम या बचपन का नाम जो था वो मूल शंकर था। तो वो काठियावाड़ के टंकारा जो इलाका है, टंकारा जगह पर, टंकारा नामी स्थान पर उनका जन्म हुआ मूल शंकर का। और पिता जो है वो सनातन धर्म से पहले जुड़े हुए थे। एक ब्राह्मण, एक पंडित जो है वो एक शिव मंदिर में कार्य करते थे, और वहीं पर कुछ एक ऐसी घटना घटती है कि मूल शंकर का हृदय परिवर्तन होता है, और उस हृदय परिवर्तन के कारण ही उनके जीवन में कुछ बदलाव आते हैं, कुछ परिवर्तन आते हैं, जिसके कारण आगे चलकर आर्य समाज की स्थापना हम देख पाते हैं। तो एक शिवरात्रि की रात, ऐसा जो है एक कथा उनके जीवन के साथ जुड़ी हुई है। तो किसी कार्य के लिए उनके पिता को अचानक मंदिर छोड़कर जाना पड़ता है, और जो मूल शंकर जो अभी बाल अवस्था में है, उन्हें ये कहा जाता है कि आप ख्याल रखें यहाँ पर मंदिर में। तो शिवरात्रि थी, तो वहाँ पर वो कुछ चूहे आकर जो मिठाई जो रखी होती है प्रसाद के रूप में शिवलिंग के ऊपर, उसको नष्ट कर रहे होते हैं, खा रहे होते हैं। तो मूल शंकर के हृदय में और दिमाग में ये बात आती है कि एक भगवान का मंदिर है, ईश्वर का मंदिर है, और ये मूर्ति भी है यहाँ पर, शिवलिंग है, लेकिन फिर भी वो जो चीज़ घट रही है, जो चूहे ये प्रसाद खा रहे हैं, उसको रोक नहीं पा रहा है। तो ऐसे तो कोई लाभ नहीं है, इस प्रकार की ईश्वरीय शक्ति का कोई लाभ जो है वो नहीं है। ये बात उनके मन को कहीं ना कहीं लग गई, और उन्होंने ये सोचा कि मुझे अब सत्य की खोज करनी पड़ेगी, मुझे निकलना पड़ेगा, कि मुझे तो अब एक ऐसे ईश्वर की खोज करनी है जो वास्तव में एक सत्य प्रतीत होता हो, और लगता हो कि एक जो दुनिया है, जो संसार है, वो चला रहा है, और जो एक रस्मो रिवाज है उसकी बातों को वो निकारना कहीं ना कहीं चाहते थे। तो इसी सिलसिले में वो बहुत जगह जाते हैं, बहुत जगह वो भटकते हैं एक गुरु की खोज में, कि कहीं ना कहीं से उन्हें वो ज्ञान की प्राप्ति हो। तो अंततः उन्हें मथुरा में गुरु विरजानंद के माध्यम से संन्यास प्राप्ति होती है। गुरु विरजानंद जो है वो उन्हें सन्यासी बनाते हैं और दयानंद का नाम भी देते हैं। इस प्रकार से मूल शंकर जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती कहलाए। तो स्वामी विरजानंद के सानिध्य में आकर, उनके पास आकर जो है वो ज्ञान प्राप्ति जब हो गई, उसके बाद ही वो स्वामी दयानंद सरस्वती में परिवर्तित होते हैं, और उसके बाद ही आर्य समाज की फाउंडेशन होती है, आर्य समाज की स्थापना होती है। पिछले लेक्चर में भी जैसे मैंने बताया कि हम जो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट थी, जो ये मूवमेंट्स हुई हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस बनी हैं, जो पुनर्जागरण का काल आया, उसे हम दो कैटेगरीज में रखते थे। एक तो पूर्णता सुधारवादी रिफॉर्मिस्ट जो होती हैं, और एक जो मूवमेंट्स होती हैं उसे हम रिवाइवलिस्ट कहते हैं, जो हमें अपने प्राचीन भारत से कुछ ना कुछ ऊपर लेके आने की प्रेरणा दी और उस तरफ जाने को कहा गया। तो आर्य समाज वॉज आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रिवाइवलिस्ट मूवमेंट। जो आर्य समाज की एग्जाम्पल है वो एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है, किसी चीज को रिवाइव करना। वो चीज पहले से है, लेकिन वक्त के साथ साथ इतिहास के पन्नों में वो चीज कहीं ना कहीं खो जाती है, गुम हो जाती है। तो तब कोई पर्सनैलिटी आती है और वो कहता है कि नहीं, वो चीज़ बहुत बढ़िया थी, आप उसे दोबारा से लेके आए, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। अगर उसकी दोबारा से आप फॉलो करेंगे, उसकी दोबारा से पालना करेंगे, तो आपकी सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, फिर कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी संदर्भ में जो है वो स्वामी दयानंद ने ये कहा, गो बैक टू वेदास। ये उनकी स्टेटमेंट बहुत मशहूर होती है, गो बैक टू वेदास, कि वेदों की तरफ चलो,
वेदों के ज्ञान की तरफ चलो और वेदों में ही सब कुछ है। तो वेदों को ही सबसे ऊपर माना गया कि अगर कोई भी प्रश्न का उत्तर स्पिरिचुअलिटी के संदर्भ में, ईश्वर के संदर्भ में चाहिए, तो आपको ये जो 4 वेद प्राचीन भारत में लिखे गए थे आर्यों के काल में, तो उसके अलावा कहीं और देखने की आपको जरूरत ही नहीं है। और इस कंसेप्ट ने ही एक ऑर्गेनाइजेशन को जन्म दिया जिसे हम आर्य समाज कहते हैं, यानी कि आर्यों का समाज, जो कि इसको फॉलो कर रहा है, जो वेदों को फॉलो कर रहा है, जो वेदों को पालना कर रहा है, वेदों की शिक्षाओं के ऊपर चल रहा है, वो कहलाए आर्य। और वो ऑर्गेनाइजेशन क्या कहलाई? वो ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है आर्य समाज, और इसकी स्थापना होती है बॉम्बे में। इसकी जो पहली ब्रांच थी वो बॉम्बे में थी, वहीं पे स्थापना करते हैं। और उसके बाद से आर्य समाज का फैलाव होता है डिफरेंट जोग्राफिकल एरियाज में, विभिन्न क्षेत्रों में हम इसके समाज के विस्तार को देख पाते हैं। और एक बहुत उल्लेखनीय बात इसमें यह है कि पश्चिमी भारत में इसकी स्थापना हुई, लेकिन आधुनिक संदर्भ में देखें तो पश्चिमी भारत में अभी भी उसकी आर्य समाज की ब्रांचेस मिल जाती हैं, लेकिन शायद उत्तर भारत में जितना इसका प्रभाव है, जितना इसका इन्फ्लुएंस है, वो आज पूर्वी भारत, दक्षिण भारत और पश्चिमी भारत में इतना नहीं है। स्थापना वहां होती है, लेकिन ये फैलता ज्यादा नॉर्थ इंडिया में है, उत्तर भारत में। 1947 से पहले पाकिस्तान का जो हिस्सा है, सारा जो पाकिस्तान देश है, वो भारत का ही हिस्सा था। तो वहां पर भी आर्य समाज की स्थापना बहुत ही बढ़िया तरीके से होती है, बहुत बढ़िया फैलाव जो है उस एरिया में भी देखा गया। तो उत्तर भारत या नॉर्थ इंडिया जो है वो हम कहते हैं वो एक मेजर एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बनता है, प्रभावशाली क्षेत्र बनता है। तो विशेषकर पंजाब का एरिया, और यहाँ पे पंजाब की जो मैं बात कर रहा हूँ वो एक छोटे से पंजाब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं महापंजाब की बात कर रहा हूँ। महापंजाब जिसमें हिमाचल, हरियाणा और वो जो पाकिस्तान वाला पंजाब है वो भी शामिल था। और अगर मैं उन क्षेत्रों की तरफ नजर मारे हम तो लाहौर, जालंधर, फिरोजपुर, सियालकोट, ये एक मेजर एरियाज बनते हैं। होशियारपुर का नाम भी ले सकते हैं, इसमें होशियारपुर का नाम भी ले सकते हैं। एक मेजर एरिया जो है इन्फ्लुएंस का, प्रभाव का, आर्य समाज का बनकर उभर कर आता है। और यहाँ पर ब्रांचेस जो है वो खोली जाती हैं, और स्वामी दयानंद सरस्वती की शिक्षाओं का प्रभाव सबसे अधिक इस क्षेत्र में जो है वो देखने को मिलता है। इसमें हरियाणा भी शामिल है, हिमाचल भी शामिल है। तो पंजाब को पूरा महापंजाब यहाँ पर मानकर चल रहे हैं। और नियम बनाए गए, आर्य समाज के नियम बनाए जाते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं। उन प्रिंसिपल्स पे, उन नियमों पे, उन सिद्धांतों पे जो है चलना जो है वो आर्य समाज, हर एक आर्य को कहा गया कि आप उन सिद्धांतों की पालना कीजिए, उन पे आप चलिए। वो जो रूल्स हैं, कुछ मैं रोज बता देता हूँ। वो नियम जो है वो जो बनाए गए थे, उसमें सबसे पहला नियम तो यही है कि वेद जो है वो सर्वोत्तम है, ठीक है। जो वेद है वो सबसे ऊपर है, और वेदों में ही सारा ज्ञान है। सारा ज्ञान जो सम्मिलित किया गया है वो वेदों में है, और जो आर्य है वो श्रेष्ठ है, ठीक है। और आर्यों का ये परम धर्म बन जाता है कि वो वेदों की स्टडी करें, वो वेदों की स्टडी करें। तो हम देखते हैं कि जितने भी नियम जो है, जितने भी सिद्धांत जो है, जितने प्रिंसिपल्स हैं, उनका जो सेंट्रल पॉइंट है वो क्या है? वेद है। उनका जो एक सेंट्रल पॉइंट जो है, मेन बात जो है, मेन पॉइंट जो है वो क्या है? वो वेद है। उसी के आसपास ही सारी बातें घूमती हैं, सारे नियम जो है वो घूमते हैं। और इन्हें सत्यार्थ प्रकाश में भी लिखा गया। सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक है ये स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई, और इसमें इन सारे नियमों को जो है वो बताया गया है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी पुस्तकें स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखी थी, और वेदों के ऊपर टिप्पणियां और उनकी व्याख्या जो है बहुत सरल ढंग से की, समझाने के लिए कि आपको वेदों के बाहर देखने की जरूरत जो है वो नहीं है। और स्वामी दयानंद बहुत जगह उनका जो है वो गमन हुआ, बहुत अधिक क्षेत्रों में उन्होंने ट्रैवलिंग की है, ताकि ये वेदों का प्रचार जो है वो, आर्य समाज का प्रचार जो है वो हो सके। राजस्थान जो है, हम कह सकते हैं राजस्थान में अजमेर का जिक्र आ जाता है, वहाँ पर उनका साथ जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ। इसी प्रकार से जो आज हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, वहाँ पर वो ऑलमोस्ट हर एक शहर में जो है वो गए थे, और आर्य समाज का जो है वो प्रचार जो है वो किया था। और धीरे धीरे और बहुत सारे लोग जो हैं वो जुड़ते गए। वो उन्होंने आर्य समाज से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में कार्य किया, जैसे कि स्वामी श्रद्धानंद की हम बात करते हैं।
हम पंडित मूलराज की बात कर लेते हैं। फिर आधुनिक भारत में हम बात कर लेते हैं मेहरचंद महाजन की, जो जस्टिस थे। इस प्रकार से जुड़ रहे थे लोग। महात्मा हंसराज की बात कर लेते हैं। महात्मा हंसराज भी एक आर्य समाज से जुड़ा हुआ नाम है। और आर्य समाज अकेला वेदों तक सीमित नहीं रहा। आर्य समाज अकेला वेदों तक सीमित नहीं रहा। समाज में सोशल वैल्यूज, सामाजिक सुधार करने में भी अग्रणी रहा। एजुकेशन में भी इसका एक रोल है, एक विद्या में भी इसका जो है वो रोल नजर आता है। और पॉलिटिकल रोल, राजनीतिक रोल भी इनका रहा है। सोशल वैल्यूज में हम अगर बात करें तो भ्रूण हत्या के खिलाफ जो है वो बात की गई कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दहेज प्रथा के खिलाफ जो है आर्य समाज ने अपनी आवाज जो है वो उठाई है। इन सोशल वैल्यूज की बात जो है वो उन्होंने की है। पर्दा प्रथा के खिलाफ जो है वो बात की है। विमेन को बराबरी देने की, समानता का अधिकार देने की वो बात जो है वो आर्य समाज ने की है। स्वामी श्रद्धानंद की हम बात करते हैं तो स्वामी श्रद्धानंद जो है वो मूलतः एक रिवाइवल चाहते थे हिंदू धर्म का, कि जो मध्यकालीन युग में बातें हुई थी उनको हटाकर एक बार पूरे पुराना रिवाइवलिस्ट चीज़ें जो आ जाए। मेहरचंद महाजन की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, महात्मा हंसराज की बात कर रहा हूँ, तो ये एजुकेशन की फील्ड से जुड़े थे। आर्य समाज की जो एजुकेशन लाइन थी उससे जुड़ गए। तो DAV संस्थाएं जो हैं वो फॉर्मेशन होती हैं। दयानंद एंग्लो वैदिक, तो D फॉर दयानंद, A फॉर एंग्लो, V फॉर वैदिक, यानी कि वैसी ऑर्गेनाइजेशंस जहां पर मॉडर्न एजुकेशन भी दी जाए, अंग्रेजी भाषा में अंग्रेजी विचारों को भी रखा जाए, और वैदिक जो युग है उससे प्रभावित एजुकेशन भी दी जाए, उसको भूला ना जाए। तो वो चीज़ भी जो है वैसी इंस्टीट्यूशंस भी आगे आई। बहुत सारे स्कूल आए, बहुत सारे कॉलेज आए। लाहौर में सबसे पहले फॉर्मेशन होती है DAV स्कूल की, और उसके बाद लाहौर में ही DAV कॉलेज बनाया जाता है, और उसके बाद ये लगभग सारे भारत में इन DAV संस्थाओं को फैलाया जाता है। आज भी लगभग 1500 से ऊपर DAV संस्थाएं जो हैं वो कार्य कर रही हैं, और सभी आर्य समाज से प्रभावित हैं, जो ये बात कही। और बेसिकली दो बातों पर आधारित है कि मॉडर्न एजुकेशन भी देनी है, उससे पीछे नहीं हटाना विद्यार्थियों को, लेकिन साथ में अपनी वैदिक परंपरा के अनुरूप भी एजुकेशन जो है, विद्या जो है वो भी प्रोवाइड करवाई जाए एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। तो ये बात जो है ये जुड़ी हुई थी इन शिक्षक संस्थाओं के साथ, और आज भी जुड़ी हुई है। और पॉलिटिकल रोल किस प्रकार से है, क्योंकि पहली बार स्वराज की बात अगर की है किसी ने तो वो आर्य समाज ने की है। जो स्वराज शब्द यूज होता है पॉलिटिकल लाइफ में, राजनीति में, आगे चलकर बहुत सारे नेताओं ने इस वर्ड को यूज किया, लेकिन सबसे पहले जो स्वराज की बात करते हैं वो स्वामी दयानंद सरस्वती ही बात करते हैं कि स्वराज होना चाहिए, अपना राज, अपने राज की बात, कि अपने राज होना चाहिए, स्वराज होना चाहिए। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल टेक इट। वो बाद में तिलक बोलते हैं, बाल गंगाधर तिलक बोलते हैं, वो कंसेप्ट आगे चलकर आया, लेकिन उसे वर्ड को देने वाले, वर्ड को पॉपुलर करने वाले कौन है, वो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। तो अगर धार्मिक नियमों की बात की तो उसमें एक बात और हमें याद रखनी चाहिए कि यज्ञ और हवन जो प्रक्रिया है, सिर्फ वही जो है वही एक धार्मिक कांड जो है वो आर्य समाज के साथ जुड़ा हुआ है। बाकी किसी रस्म रिवाज को, बाकी किसी प्रकार की बातों को आर्य समाज जो है वो मान्यता नहीं देता। यज्ञ, हवन और प्रकृति के साथ प्रेम जो है उसी को ईश्वर के करीब मानता है। इस प्रकार से जो आर्य समाज है वो फैला, और बहुत सारे जो लीडर्स हैं वो आर्य समाज से जुड़े हुए थे। बहुत सारे लीडर्स आर्य समाज से जुड़ चुके थे। बहुत प्रोमिनेंट एग्जाम्पल जो है इसमें मैं शहीद भगत सिंह के लेना चाहता हूँ कि शहीद भगत सिंह का परिवार जो है वो आर्य समाज से जुड़ा हुआ था। भगत सिंह का परिवार जो है वो एक आर्य समाजी परिवार था, और इससे बड़ी एग्जाम्पल क्या हो सकती है कि किस प्रकार से आर्य समाज जो है उसने इन्फ्लुएंस किया था पॉलिटिकल लाइफ को भी और पॉलिटिकल लीडर्स को भी। तो उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आप इन टॉपिक्स को समझ पा रहे हैं, मेरे पिछले बहुत सारे लेक्चर्स बहुत सारे विषयों पर हो चुके हैं, आप देखते रहें, और विद्यार्थियों को इससे अगर लाभ हो रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हिस्ट्री बाय राकेश बाबा। थैंक यू वेरी मच।